गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे जल जीवन का आधार, चैप्टर नंबर था 16। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। जल के स्रोत, तो टॉपिक है आज का जल के स्रोत क्या क्या होते हैं, यानी जल हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, वो कहलाते हैं जल के स्रोत। वर्षा एवं हिमपात जल के प्राथमिक स्रोत यानी प्राइमरी स्रोत हैं, यानी सबसे ज़्यादा हमें बारिश से और फिर हिमपात से जल मिलता है। वर्षा पृथ्वी पर जल का सबसे मुख्य स्रोत है। जब वर्षा होती है तो सागर, महासागर, झील, नदी, तालाब सभी जल से भर जाते हैं। ये सतही जल कहलाता है। भूमि पर जो वर्षा होती है उसमें से कुछ जल मिट्टी में रिस जाता है तथा जमीन के अंदर छिद्र रहित स्तर पर भूमिगत जल के रूप में एकत्रित हो जाता है। ये भूमिगत जल तथा सतही जल है जो जल का द्वितीयक स्रोत होता है, यानी अंडरग्राउंड वाटर या सतही जल क्या कहलाता है, सेकेंडरी स्रोत है, जिसे द्वितीयक स्रोत कहते हैं। जल का प्राथमिक स्रोत वर्षा, ये हम सभी के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। जल के सभी स्रोत मुख्यतः वर्षा द्वारा पूरे भरे जाते हैं। ये किसी स्थान पर जल स्तर को बनाए भी रखती है। वर्षा जल सतही जल के प्राकृतिक आसवन से बनता है तथा ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला निःशुल्क तथा सबसे शुद्ध जल होता है। क्या आप जानते हैं कि वर्षा का जल किस प्रकार प्रदूषित हो जाता है? उन जगहों पर जहां कारखाने स्थापित होते हैं वहां प्रदूषक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड जैसे गैसें होती रहती हैं, अधिक रहती हैं। तो वर्षा के समय ये गैसें वर्षा के जल में घुल जाती हैं और अम्ल बना देती हैं, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार अम्लीय वर्षा के कारण फसल, इमारत इन सभी को नुकसान पहुंचता है। हिम क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं स्नो। ऊंचे पहाड़ों पर हिम बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है, जिसके कारण झरने नदियां के रूप में भर जाती हैं। सामान्यतः हिम जल के स्रोतों के रूप में उपयोग नहीं होता, किंतु संसार के कुछ क्षेत्रों में जहां जल की काफ़ी कमी है वहां लोग बर्फ को गर्म करके पानी प्राप्त करते हैं। आर्कटिक या अंटार्कटिक महासागर में जल का विशाल भंडार बर्फ के रूप में ही मिलता है। जल का द्वितीयक स्रोत क्या होता है? भूमिगत जल, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। जब वर्षा होती है तो उस जल का कुछ भाग रिसकर भूमि के अंदर चला जाता है, किंतु जमीन के अंदर कठोर चट्टानों की उपस्थिति के कारण एक निश्चित स्तर के नीचे नहीं जा पाता है, वहाँ ये एकत्र होने लगता है। इस प्रकार कठोर चट्टान के ऊपर और पृथ्वी की सतह के नीचे जल का ये भंडार भूमिगत जल कहलाता है। भूमिगत जल के दो स्रोत होते हैं, एक कुएं का जल और झरने का जल। कुएं का जल अभेद चट्टानों के ऊपर बना जल का एक भंडार है, जहाँ जगहों पर कुओं की गहराई एक समान नहीं होती। यह एक जगह से दूसरी जगह पर बदलती रहती है। कुएं का जल शुद्ध नहीं होता, इसमें घुलनशील अशुद्धियाँ भी होती हैं। झरने का जल क्या होता है कि वर्षा का जल भूमि के नीचे अभेद चट्टानों के ऊपर एकत्रित होता रहता है। ये जल दबाव डालता है और पृथ्वी पर किसी भी खुले स्थान पर झरने के रूप में बाहर आ जाता है। तो झरने का जल का उपयोग चिकित्सीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रायः लवण और खनिज भी घुले रहते हैं तथा ये निलंबित अशुद्धियों से मुक्त रहता है। इसलिए लोग क्या करेंगे, कुछ बीमारियों में इसका उपयोग करते हैं। सतही जल, पृथ्वी की सतह पर उपस्थित जल सतही जल कहलाता है। ये कई प्रकार का होता है, जैसे महासागर या समुद्र। हम जानते हैं कि जल का अधिकांश हिस्सा महासागर और समुद्रों से पाया जाता है। ये पीने और कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि इसमें लवण की बहुत अधिक मात्रा होती है। साधारण नमक लगभग 2.5% तक इसमें लवण होते हैं विद्यमान है, जिसमें ये नमकीन होता है यानी कि खारा पानी होता है। यद्यपि ये मनुष्य के क्रियाकलापों के लिए अनुपयुक्त है। तो बच्चों, हम क्या करते हैं कि महासागर हो या समुद्र का पानी इतना खारा होता है, हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये पृथ्वी पर जल चक्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्मियों में हिंद महासागर से उत्पन्न जल वाष्प के रूप में परिणाम स्वरूप बादल बन जाते हैं और भारत में मानसूनी वर्षा होती है। नदी और झील का पानी, नदियां और झीलों से वर्षा तथा पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से पानी आता है। पहाड़ियों से पानी नीचे बहकर नदियों में चला जाता है। ये पानी शुद्ध नहीं होता, इसमें कीचड़, क्ले, रेत और घुलनशील लवण मिले होते हैं, अतः ये पानी पीने योग्य भी नहीं होता। तालाब से पानी,
तालाब स्थिर जल का एक छोटा सा भंडार है। दक्षिण भारत में वर्षा ऋतु के समय तालाबों में एकत्रित जल सिंचाई के काम आता है। अब है जल संरक्षण। तो जल संरक्षण का मतलब होता है कि पानी को हमें बचाना है। कैसे? दिन प्रतिदिन जल की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, हर किसी को पानी चाहिए। बढ़ती आबादी के कारण जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पृथ्वी पर उपलब्ध जल का भंडार उतना ही है, किंतु जनसंख्या वृद्धि के कारण इसकी मांग बढ़ती जा रही है। कई शहरों में जल लेने के लिए लोग लंबी लाइन में या कतार में लग जाते हैं और इस तरह से कुछ लोग क्या करते हैं, जल का उपयोग तो करते हैं, साथ ही उसकी बर्बादी भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, जल की कमी भी हो जाती है और इससे समस्याएं बढ़ने लगती हैं। फिर है जल संरक्षण के उपयुक्त नुस्खे कि हमें कैसे पानी को यूज़ करना चाहिए और कैसे हमें पानी को बचाना चाहिए। जब आप दांत साफ कर रहे हैं या चेहरे अथवा हाथ को धो रहे हैं तो नल को खुला मत छोड़िए, उस टाइम पे नल बंद कर दीजिए, जब ज़रूरत है तब खोलिए। क्षतिग्रस्त या टपकने वाले रिसने वाले पाइप को बदल दीजिए। कपड़े साफ करते समय नल अथवा टोटी को खुला मत छोड़िए। गाड़ी धोने हेतु हॉस पाइप के स्थान पर बाल्टी एवं मग का प्रयोग कीजिए। चलते हुए पानी के नीचे फलों और सब्जियों को मत धोइए। इस कार्य हेतु पानी से भरे बर्तन का प्रयोग कीजिए। इस धोए गए पानी को पौधों में डाल सकते हैं। बड़े संग्राहकों में वर्षा के जल को एकत्र कीजिए, इसे धोने, साफ करने या पौधों को सींचने में इस्तेमाल कीजिए। पौधों में दिन के समय सबसे ठंडे समय में पानी डालिए। वर्षा जल संग्रहण तकनीक को अपनाना चाहिए। लोगों को जल की कमी से उत्पन्न समस्याओं के बारे में भी जागरूक करना चाहिए। इससे क्या होता है कि पानी की बचत होने लगती है। तो बच्चों अब आपको करने हैं प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, जीवन को बचाने के लिए जल अनिवार्य है, क्यों? ये मैंने उस दिन भी कराया था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जल पौधों के लिए किस प्रकार उपयोगी होता है? तो बच्चों पहले प्रश्न का उत्तर तो आपको ये लिखना है, एक व्यक्ति से लेकर जल के बिना पूरा नहीं हो सकता था। और पौधों के लिए क्यों उपयोगी है जल? तो आप सभी को पता है कि जल जब पौधों को मिलता है तब वो क्या कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषित क्रिया कर पाते हैं और फिर तभी वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो बच्चों इसको अपने शब्दों में लिखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे कंप्लीट करा दूंगी। अगला प्रश्न है, सतही जल के शुद्धिकरण के विभिन्न चरण क्या हैं? तो बच्चों इसके लिए आपको लिखना है, पहले यहाँ से लिखना है और ये चारों पॉइंट भी लिखने हैं। फिर अपसादन या निक्षेपण में आपको ये पूरी लाइन लिखनी है कि नदी के जल को पंप द्वारा टंकियों में भेजा जाता है, से लेके बैठ जाती है। उसके बाद ऊर्णन में आपको यहाँ से लिखना है, इस कोष्ठ में अन्य अशुद्धियों, और उसकी पहली लाइन में ही लिखना है, रसायनों से उपचारित किया जाता है। और निस्यंदन में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। क्लोरीनीकरण में आपको यहाँ तक लिखना है, निस्यंदित जल को फिर क्लोरीनीकृत किया जाता है। चौथा प्रश्न है, जल के प्राथमिक स्रोतों की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। तो बच्चों इसमें आपको यहाँ से लिखना है, वर्षा एवं हिमपात से लेकर सभी जल से भर जाते हैं तक। अगला प्रश्न है, भूमिगत जल से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो इसके लिए आपको यहाँ से लिखना है, जब वर्षा होती है से लेकर भूमिगत जल कहलाता है और इसके दो स्रोत, कुएं का जल और झरने का जल। और लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी की 3/4 भाग जल से ढका हुआ है फिर भी पीने योग्य नहीं है, इस पर टिप्पणी लिखनी थी। तो इसके लिए आपको ये चित्र ड्रॉ करना है, साथ ही आपको पृथ्वी के लगभग 3/4 से लेकर खारे जल के रूप में है, ये आंसर लिखना है 6 का। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति। पहले में लिखना है गुरुत्वाकर्षण, दूसरे में लिखना है जल, तीसरे में लिखना है माध्यम, फोर्थ में लिखना है द्वितीयक, पांचवें में लिखना है 97.41% और फिर लिखना है 0.003%। फिर सत्य असत्य में पहले में लिखना है सत्य, दूसरे में असत्य, तीसरे में असत्य, चौथे में असत्य, पांचवा है हमें गाड़ियों को धोने के लिए हमेशा हॉज पाइप का प्रयोग करना चाहिए, सत्य। हमें वर्षा के जल की संग्राहक तकनीकी को अपनाना चाहिए, सत्य। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।